नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं उनको अगर मैं इस तरह से उद्धृत करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति में शुचिता के चलन की राह में हैं, पार्टी को मेहनत से बढ़ाने की परवाह में हैं, सादगी और सरलता ही बनी पहचान जिनकी, दूर कोसों वो झूठी वाहवाह से हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पार्टी के संगठन का मुखिया है, और मुखिया कैसा? जैसा मुख हो, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजनीति में ऐसा विवेक, ऐसा संयम बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हेमंत खंडेलवाल जी हैं। हेमंत जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं प्रभुता पाहे कायम मद नहीं, जैसे ही सत्ता मिलती है थोड़ा तो सनक चढ़ती है, थोड़ा कॉलर वॉलर सीधी होती है, गाड़ियों के काफिले होते हैं, कोई फ़र्क आया नहीं है हेमंत जी में। तो कैसे कंट्रोल किया? योग वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, सहज है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष तो ज़रूर मैं अपने जीवन में पहली बार बना, लेकिन मेरे पिता भी सांसद रहे, मैं भी सांसद रहा, विधायक रहा। तो शुरू से ही एक सोच रहता था कि पद एक दायित्व होता है, और दायित्व जितने दिन के लिए है उसका निर्वाह करें। अपना जीवन दायित्व के पहले भी है और दायित्व के बाद भी है, तो जीवन में बाकी चीज़ों में बदलाव ना हो, ऐसा प्रयास करें। जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, आप देखें कि जो द्वितीय और तृतीय पंक्ति के कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिल रहा है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उनको पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है। तो जब इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन होता है, एक आम कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो चूंकि आप लंबे समय तक खुद ही एक कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या मनोभाव रहते हैं कार्यकर्ता में? किस प्रकार के मनोभावों का संचार होता है? देखिए, राजनीति में परिवर्तन लाजमी है और ये समय की ज़रूरत भी है, और किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी भी है जी। और इसलिए हर दल, हर संगठन एक समन्वय बना के चलता है कि नए लोगों की एंट्री हो, पुराने के अनुभव भी शेयर हो और दोनों का संतुलन बने। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जहाँ एक समय अटल अडवाणी का था, उसके पहले श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी का था, और आज का दौर हमारे मोदी जी का और अमित शाह जी का और नितिन नवीन जी का है। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया रहती है, ऐसी सिलसिला रहता है जो किसी भी दल को मजबूती के लिए ज़रूरी है। जी जी। तो इस सिलसिले में वो परिवर्तन दिखता है कि कभी अटल जी आ जाते हैं तो कभी गडकरी जी आ जाते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जिनका जो कभी कार्यकर्ता रहे। ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमे, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जाति धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के। तो ये जो अवसर आप जगह जगह से खोजते हो, मध्य प्रदेश में भी आपने संगठन में लगभग वही पैटर्न अपनाया, और मध्य प्रदेश का संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मॉडल संगठन है, एक तरीके से मॉडल इंस्टीट्यूट है। कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला है। तो इस संगठन से बहुत अपेक्षाएं, तो आपने क्या ध्यान में रखा संगठन का जब विस्तार किया कि ये सीमा तो जो है वो रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है, एक विचारधारा है। बाकी दलों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो या तो परिवार आधारित है, व्यक्ति आधारित है, या एक समाज आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न समाजों के, विभिन्न काम करने वाले, विभिन्न फील्ड के लोगों को अवसर प्रदान करती है। और इसलिए जब भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे बात हो, चाहे प्रदेश स्तर पे, जब हम संगठन को का गठन करते हैं, चाहे मोर्चे हो, प्रकोष्ठ हो, पार्टी हो, तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, कहीं कोई समाज है उसका प्रतिनिधित्व हो, हर आयु वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, महिला और पुरुष इनकी संख्या भी लगभग ठीक रहे,
समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व हो, और उसी का समावेश करके भारतीय जनता पार्टी में गठन होता है। नारी बंधन शक्ति अधिनियम बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया, चूँकि आपकी मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की कि ये पारित हो, लेकिन अपेक्षाकृत साथ नहीं मिला। तो चूँकि आपकी मंशा है, संगठन में तो आपने वो लागू किया हुआ है कि महिलाओं को 33% स्थान देंगे, तो संगठन में महिलाओं की सहभागिता से आप क्या परिवर्तन समाज में पाते हैं कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, राजनीति जैसे टफ क्षेत्र में जिन्हें पहले महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता, लेकिन अब चूँकि राजनीति में महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो देश की आधी आबादी है समाज की, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वो समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें ये बात कबूलना चाहिए कि चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन जैसे देश हों, वहाँ पे महिलाएं बराबरी से काम करती आई और आज वो देश कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देशों से आगे है। भारत में भी महिलाओं को पूरे अधिकार मिले, लेकिन मुगल काल और उसके बाद की परिस्थितियों में थोड़ा सा उसमें कमी आई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी चाहते हैं कि उन्हें बराबर का हक मिले और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है। हाँ, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, विपक्ष का साथ नहीं मिला, तो जनता ने विपक्ष को सबक भी सिखाया, और असम और बंगाल के चुनाव इसका उदाहरण है। जी, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो असम में आपने रिपीट किया, पौंडीचेरी में रिपीट किया, और बंगाल में अभूतपूर्व विजय, मतलब उम्मीद से ज़्यादा। तो जब पार्टी का लगातार विस्तार होता है ना, तो जो पार्टी के गढ़ होते हैं उन पर जवाबदेही बहुत आ जाती है, केंद्र पे भार पड़ता है। जब भी आप कोई ज़्यादा भार उठाते हैं तो जो केंद्र है, तो मध्य प्रदेश वैसे तो केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी का, सालों से आपकी यहाँ सरकार है, संगठन भी मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, तो शिखर पर हैं, क्लीन स्वीप किया है, 29 की 29 जीती हैं, 160 से ऊपर विधानसभाएं जीती हैं। तो वो बना के रखना परफॉर्मेंस, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो बड़ा दमखम का काम है। तो आपको क्या लगता है कि अब आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, नगरीय निकाय के, फिर विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जादू बरकरार रहेगा? देखिए, किसी चुनाव में किसी बात पे सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता को बनाए रखना है। वही वो बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि किसी की नाकामी से, किसी सत्ता के परिवर्तन में आप सफल हो सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन लगातार सफलता बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती पर खरी उतरी है, और हर समय अपने आप को हम लोग इस बात के लिए तैयार करते हैं कि समाज की जो हमसे अपेक्षा है उस पे हम खरे उतरें, और उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अपने संगठन को और सरकार के निर्णय को ढालने का प्रयास करें। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी होती है, और हमारा लगातार प्रयास है कि हम जनता के मूड को भापें और उस अनुसार चलने का काम करें। वैसे बहुत जज्बाती हैं, बहुत सौम्य हैं, लेकिन डिसीजन बहुत कठोर लेते हैं, एकदम कट कर देते हैं। थोड़ा सा भी अनुशासनहीनता पे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होता, सवाल जवाब नहीं होते, बहुत सहज हैं, लेकिन रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। कई बार अनुशासनहीनता पर अभी आपने डंडा चलाया कि ज़्यादा लाव लश्कर लेके गए तो पद से मुक्ति कर दिया, तो ये क्रोध के पीछे का कारण जानना। नहीं, मैं कभी भी रौद्र रूप नहीं रहता। मेरे जीवन में शायद ही मुझे याद आता हो कि कभी मैंने मर्यादा कभी भी लांघी हो। मेरे सरलता से, सफलता से ही काम करता हूँ। लेकिन पार्टी का जहाँ तक सवाल है, अनुशासन का सवाल है, पार्टी सर्वोपरि है, और जो दायित्व है उसका निर्वाह करना है। हम एक परिवार की तरह हैं, जहाँ ज़रूरत होती है समझाइश देते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वार्निंग देते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कार्रवाई भी करते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, उसी के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जी, जिस प्रकार से अभी एक वैश्विक संकट है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसका असर पूरे विश्व पर है।
कोई देश उससे अछूता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी अपील से पहले ही आपके जीवनचर्या में वो चीज़ें शामिल थीं। ना लाव लश्कर है, ना गाड़ियों का काफिला है, ना प्लेट है, कुछ है ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी की अपील है तो आपकी एक मोरल सबकी लाइबिलिटी है कि जब मुखिया कह रहा है देश का तो सब लोग करें। और ख़ासकर वो जो नेता हैं, नेता अभिनेता नहीं होना चाहिए, नेता प्रणेता होना चाहिए, नेता ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए, वो उसके जीवन चरित्र में दिखना चाहिए। तो उसके बाद लोगों ने, नेताओं ने ये अनुसरण भी किया। तो इस अपील पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अनुसरण किया, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है वो कांग्रेस का विषय है। राहुल गांधी जैसे नेताओं को जिम्मेदार होना चाहिए। जब 71 में वार हुआ था, जब हमारा पाकिस्तान से वार था, चीन से था, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, उन्होंने जब भी देश के सामने संकट की बात की, पूरा देश एकजुट हुआ और विपक्ष के नेताओं ने उसका स्वागत किया और साथ दिया। मैं समझता हूँ न हमारे देश में तेल के कुएं हैं। आज विश्व पटल पे जो स्थिति है, प्रधानमंत्री अगर अपील कर रहे हैं तो हमें देश को संकट से बचाने के लिए मितव्ययता की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करें। हमारे जीवन में हम धीरे धीरे इन चीज़ों को धारण करें। अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो दल के प्रमुख होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से अपील करें, उनसे बोलें कि इस पे अमल करें। जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है तो मैं तो पहले भी अकेले ही चलता था, आज भी अकेला चलता हूँ, लेकिन विश्व पटल पे जो स्थिति है और प्रधानमंत्री की जैसी अपेक्षा है उसके अनुरूप चलने का काम हर कार्यकर्ता का है। ऐसी मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ। सत्ता और संगठन एक तरह से एक नदी के दो किनारे जैसे हैं जिनमें नीतियों का प्रवाह होता है। कहीं भी कोई भी जगह, कोई भी किनारा डैमेज होगा तो नीति अनीति में बदल जाती है। सामान्यतः सत्ता और संगठन की नोकझोंक बनी रहती है, लेकिन जब बहुत अच्छे से चलता है तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ब्रिज भी बन जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ संगम भी हो जाता है। तो मोहन जी के साथ हेमंत जी का तालमेल बहुत ही अद्भुत है। मतलब सत्ता और संगठन के बीच में कोई पावर सेंटर नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, कोई इस प्रकार की गॉसिप नहीं है मीडिया में। तो इसको आपकी सादगी सरलता माना जाए या मुख्यमंत्री जी के साथ आपका एक अच्छा समन्वय, क्या माना जाए इसको? देखिए, इसमें दोनों का ही स्वभाव कहना चाहिए कि हम और वो साथ मिलकर चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, सत्ता और संगठन एक पटरी के दो पहलू हैं। ना सत्ता में समा जाओ, ना सत्ता से दूर जाओ। संगठन को सत्ता के पैरेलल चलाने का प्रयास करो जहाँ ज़रूरत है। अगर सरकार को लगता है तो वो हमें सलाह दें, हमें लगता है हम सरकार को सलाह दें, और समन्वय के साथ हम अपने कार्यकर्ताओं की, जनता की अपेक्षा पे खरे उतरें। अच्छा, कार्यकर्ताओं की बहुत चिंता है। माननीयों से जो मुलाकात नहीं होती थी तो उनका एक आपने टाइम टेबल ही दे दिया कि भैया आके आपको पार्टी कार्यालय में बैठना पड़ेगा। जिस देव दुर्लभ कार्यकर्ता ने आपके लिए मेहनत की उसकी सुनवाई तो हो कम से कम। तो मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, रोस्टर बना दिया। तो ये जो नियंत्रण है बिना किसी बहुत तामझाम के, बिना किसी भय और दबाव के, ये नियंत्रण कैसे होता है भारतीय जनता पार्टी में? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो जिस पद पे है हर व्यक्ति उस दायित्व का सम्मान करता है। मुझे लगा कि हमारे मंत्री अपने मंत्रालय में काम जरूर करते हैं, लेकिन समय की निश्चितता ना होने के कारण कार्यकर्ता कई बार मिल नहीं पाता। वो अपनी विधानसभा के कार्यकर्ता को तो पहचानते हैं, लेकिन उसी मिनिस्ट्री का, उनके प्रभार के ज़िले का अगर दूसरे ज़िले का कोई काम है तो थोड़ा सा एक दूरी बच जाती है। इसलिए हमने पूरे महीने का कार्यालय में रोस्टर बनाया। हर मंत्री से अपेक्षा की कि महीने में एक बार 2 घंटे बैठे। उसकी सूचना भी हम नीचे तक देते हैं और एक प्रयास करते हैं कि कार्यकर्ता और मंत्री के बीच में जो दूरी रहती है वो ना हो। वो अगर मिलना चाहे तो उससे मिल ले। तो इसके कैसे अपेक्षित परिणाम आए? निश्चित तौर पे बहुत अच्छे हैं।
कभी किसी दिन कोई दिक्कत हो तो भले अलग बात है, लेकिन लगातार हमारे मंत्री कार्यालय में बैठते हैं और कार्यकर्ताओं के पास उसकी पूर्व सूचना रहती है। तो उनकी मिनिस्ट्री के काम हैं, उनके ज़िले के काम हैं, वो लेके जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके काम हो पाए। हाँ, कई बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसे कुछ काम है जिस पे बैन है, वो छोड़ दें। और कई बार तो कार्यकर्ता मंत्री से मिल लेता है, फ़ोटो खिंच जाती है, उसकी बातचीत हो जाती है, तो भी एक अच्छा भाव आ जाता है। तो ऐसा एक प्रयास किया है, उसमें हम सफल भी हैं। जी, जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को गौरव की दिशा में ले जाने के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये बिल्कुल विफलतम कार्यकाल है और अब वो जादू हट चुका है। चुनाव आप टैक्ट से जीतते हैं, आरोप लगाया। पहले तो वो बहुत ज़्यादा ईवीएम मशीन को लेके थे, फिर उन्होंने जो वोटर लिस्ट थी उस पर सवाल उठाए। जब आपने उसके शोधन का काम किया तो उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए कि आप जो एसआईआर से, ये मशीन से, मतलब वो कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पे उनका भरोसा नहीं है, मतलब आप चुनाव हाईजैक कर लेते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद जो पार्टी लगातार सत्ता में रही हो उसका परेशान होना स्वाभाविक है। चुनाव इस देश में डेमोक्रेसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, चाहे आज़ादी के बाद के चुनाव कांग्रेस ने कराए हो या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के समय हुए हो। हमें अपने अंदर कमजोरी भांपनी चाहिए कि लोग हमसे क्यों दूर जा रहे हैं, क्यों हम लोगों को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, लोग क्यों मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, मोदी जी की हर बात पे लोग मोहर लगा रहे हैं। इस समय कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन नेतृत्व है जो असफलता के बाद अपने में कमी निकालने के बजाय दूसरे पे आरोप लगाता है। जी, जब आपकी सिर्फ आपके दो संसद में दो लोग जब बतौर सांसद नेतृत्व करते थे तो वहाँ से संघर्ष अब यह इस शिखर तक पहुँच गया है। लेकिन संघर्षों के इस दौर में कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुखरता से आरोप नहीं लगाए कि हमारे साथ एजेंसीज़ का ब्लैकमेलिंग हो रही है, या आपने चरेवेती बढ़ते चलो। लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि पूरा हाईजैक कर लिया है और इस तरह से जब चुनाव जीतते हैं तो एक जगह तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जब आप देश की किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसे अभी उन्होंने सीबीआई चीफ की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए, वहाँ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, स्वयं प्रधानमंत्री जी थे, लोकसभा के जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो परिपक्व नहीं है। तो क्या इस बात के पीछे की क्या वजह है, अभी भी आप उन्हें अपरिपक्व करार दे रहे हैं? देखिए, हम नहीं करार देते, देश का हर समझदार जो नागरिक है वो उन्हें अपरिपक्व मानता है। आप देखिए, सीबीआई की नियुक्ति में जहाँ सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हों, जहाँ प्रधानमंत्री हो, जहाँ विपक्ष का नेता हो, वहाँ की बात को मीडिया में आना और वहाँ पे ब्लेम लगाना, मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज़ की मर्यादा को नहीं मानते। मैं समझता हूँ आज के दौर में हम सब के लिए ये सोच का प्रश्न है कि हमारे राजनीतिक दलों में इतनी भी समझ नहीं है कि किस जगह कौन सी बात देश हित की और देश के खिलाफ है, हम किस बात का को बोलें और किस बात को ना बोलें। अच्छा, आप लोग क्या है कि सबके साथ सबके विकास के रैपर में जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति बेचते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, इसका भी आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है। देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों को एक वोट बैंक बना के रखा और उनका ना विकास किया, ना उनको कोई प्रधानमंत्री आवास दिया, ना किसी मुस्लिम बहन को गैस दी, ना किसी का बैंक खाता खुलाया, सिर्फ डरा के उनको अपने साथ रखा। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद देश में एक अराजकता का वातावरण ख़त्म हुआ। हिंदू भी और हिंदू के साथ मुस्लिम भी इस बात को समझ गए कि अब सही सरकार है, और इसलिए देखिए कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ भी पश्चिम बंगाल में हम जीते हैं। इसका मतलब देश का अल्पसंख्यक भी अब समझ गया है कि कांग्रेस उनको, वो इसी बात से तो भौचक्के हैं
कि वहाँ तो आपको जीतना ही नहीं चाहिए था जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, ऐसी क्या घुट्टी पिलाई। इसलिए तो कन्फर्म हो गए कि ये कहीं ना कहीं SIR या उसकी ट्रिक है वोटिंग मशीन की। मतलब क्या आपका अल्पसंख्यक मोर्चा वाकई में ये बात कन्वेंस करने में, मतलब कन्वे करने में सफल रहा कि अल्पसंख्यकों के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय नहीं करेगी? साहब एक चीज़ बताइए, देश की आज़ादी के बाद जिस अल्पसंख्यक का अपना मकान नहीं था, खाता नहीं था, बिजली नहीं थी, उसके घर में पानी नहीं था, उसका बैंक का खाता नहीं था, उसके घर में गैस नहीं थी, सारा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कभी तो उन्होंने सोचा होगा कि जो काम 50 साल में 70 साल में नहीं हुआ वो इस सरकार ने किया, तो क्यों नहीं उसको वोट दें। 3 तलाक जैसे ऐसे कानून, जैसे सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति थी, 3 तलाक भी वैसा ही था। तो उसको उसी तरह से सोशल इम्प्रूवमेंट की दिशा में वो कदम उठाया था। लेकिन इस तरह के जो सामाजिक सुधार हैं, कांग्रेस ने उनको भी ये कहा कि ये आप उनके धर्म में हस्तक्षेप करते हो, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हो, इस प्रकार के आरोप भी लगाए आपके ऊपर। देश में, भारत में सती प्रथा थी, जब उस पर रोक लगाई तो किसी हिंदू समाज के लोगों ने नहीं कहा कि सती प्रथा पे हम चलने दें, ये हमारी परंपरा है। नहीं, अगर कुरीति है तो इसे रोकना चाहिए। ऐसे ही अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग 3 तलाक जैसे कानून को मानते थे, 3 तलाक का पालन करते थे, अगर उसे रोका गया तो सबसे ज़्यादा भला किसी का हुआ तो मुस्लिम बहनों का हुआ। और मैं समझता हूँ कोई भी धर्म में, कोई भी समाज में अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने का काम सरकार और समाज ने करना चाहिए, और वही हमारी सरकार ने किया। और उसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 ही जातियां हैं, किसान है, युवा है, नारी है, तो वो तो जातियों की बात ही नहीं करते। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का तमगा लगाया जाता है कि नहीं, आप जो है हिंदुत्व की राजनीति करते हो, आप बाकी समाज को साथ लेके नहीं चलते। देखिए, जो देश का अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी साथ लेके चले, और बहुसंख्यक जो समाज है उसकी भी चिंता करे। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है, अपनी कार्य पद्धति है, और हम दोनों पक्षों को अल्पसंख्यक के लिए बहुसंख्यक दाव पे न लगे और बहुसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक दाव पे न लगे, मतलब संतुलन रहे, और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हम सफल भी हैं, ना एक दूसरे से एक को डराते हैं, ना एक दूसरे के अधिकारों से खेलने का काम जो कांग्रेस ने किया वो करते हैं। सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, इसी नारे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। अंतिम प्रश्न, छोटे मझोले बड़े कड़े निर्णय चाहे जैसी हों, निर्णयों की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने की प्रकृति में और स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। कड़े और बड़े निर्णय भी बहुत सहजता से ले लेते हैं। नहीं, देखिए, निर्णय नहीं लेना सबसे बड़ी कमी होती है इंसान की। अगर आप निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं कमी भी निकल सकती है। हो सकता है निर्णय ये नहीं, ये होना था, लेकिन निर्णय लेना ही किसी भी राजनीतिक दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, और उस पर पार पाना चाहिए। और इसलिए पार्टी के चाहे सब पदों पे सबको विराजमान करना हो, संगठन को सक्रिय करना हो, संगठन को स्ट्रिक्ट करना हो, हमारे जो प्रभारी हैं उनको अनिवार्य करना हो कि आपको हर महीने जाना ही है अपने कार्य क्षेत्र में। इसे आप कड़ा माने या आग्रह माने, लेकिन भाजपा में है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। जी, तो चुप रहकर भी शोर मचाया जा सकता है, धैर्य से तूफान उठाया जा सकता है। हेमंत जी की प्रकृति कुछ पानी जैसी है, और पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। तो सब मिले हुए हैं, सब घुले हुए हैं, सब शांति और आनंद से चल रहा है। तो आपका कार्यकाल यूँ ही आनंद से चले, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छा आपके साथ साक्षात्कार हुआ, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।